हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज से हमने ये प्रण लिया है कि हम स्टडी शॉर्ट्स पे 1 महीने के अंदर आपका पूरा 10th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराएंगे। और यहाँ आपको आज मैं पढ़ाने वाली हूँ हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो आपका है नेशनलिज्म इन इंडिया। वैसे अगर अपन बात करें तो ये सेकंड चैप्टर है, लेकिन सबसे पहले हम इंडिया को पढ़ेंगे। अगर हम इंडिया में नेशनलिज्म को जान लेंगे तो फिर बहुत इजी होगा कि हम बाकी वर्ल्ड में भी नेशनलिज्म को जानें। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर जो है वो है यहाँ चैप्टर का मीनिंग, कि भाई नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। जब आपको नेशनलिज्म का मतलब पता होगा तो यहाँ पर आपको बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर को पढ़ना। तो क्या होता है नेशनलिज्म का मतलब? नेशनलिज्म का मतलब है कि भाई आपको अपने देश से प्रेम, ठीक है, मतलब कि आपके अंदर अपने देश को लेकर फीलिंग कि भाई आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए यहाँ काम करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है भाई, रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट एंड फीलिंग टूवर्ड्स नेशन। भाई आप अपने नेशन से कितना प्यार करते हैं। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, देश प्रेम की जो भावना है वो इंडियंस के अंदर यहाँ पर कब आई, ये हमें यहाँ पे इस चैप्टर में समझना है। हम साइड साइड में नोट्स बनाते हुए यहाँ पर जाएंगे, तो भाई आपको भी साथ साथ में पढ़ते हुए यहाँ क्या करते हैं, नोट्स बनाते हुए जाने हैं। तो भाई इंडिया में हमारे अंदर ये नेशनलिज्म की फीलिंग है, ये कब यहाँ पर आई। अगर आप यहाँ देखें तो पूरी दुनिया में ही कभी ना कभी हर किसी इंसान के अंदर, एक लीडर के अंदर एक देश की भावना आती है कि भाई हमारा देश है, मेरी धरती है ये। कि हम फ्रांस की बात करें तो भाई उनके अंदर कि भाई एक फादरलैंड की फीलिंग, कि भाई ये उनकी धरती है। वैसे इंडिया हमारा मदरलैंड है, मातृभूमि है। तो इसको हमें ये क्या है, किससे आजाद करवाना है भाई, इस पे जो यहाँ पे कंट्रोल करके बैठे हैं, कौन कंट्रोल करके बैठा है इंडिया को? ब्रिटिशर। तो ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है, उससे हमें यहाँ पर आजादी दिलवानी है। किससे? किसको? इंडियंस को। कॉलोनी क्या होता है? जब भी एक कंट्री, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर क्या कर लेती है, यहाँ पर कब्जा कर लेती है और अपने रूल्स रेगुलेशन नियम कायदे थोपने लगती है, तो वो क्या है, इसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं। ठीक है, और वो कंट्री जिसने उस पे कब्जा किया है, उसकी दूसरी जो कंट्री है वो क्या बन जाती है, कॉलोनी बन जाती है। तो यहाँ हमें यही समझना है कि किस तरीके से सबसे पहले नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, तो सबसे पहले नेशनलिज्म की फीलिंग कहाँ पर आई? नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में आई। आपको पता है पहले वाले चैप्टर में, ठीक है, चाहे आप बात करो जर्मनी की, चाहे बात करो इटली की, फ्रांस की, यहाँ पर लोगों ने अपने देश को, भाई कुछ लीडर इकट्ठे हुए, सबको इकट्ठा किया और आजादी यहाँ पर क्या है, दिलवानी चाहिए। तो नेशनलिज्म की फीलिंग जैसे ही अगर हम देखते हैं सभी कंट्रीज के अंदर आई, और उन्होंने इसको डिफाइन करने के लिए सिंबल्स बनाए, आइकन बनाए, सॉन्ग्स बनाए। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कैसे आप दो लोगों को कनेक्ट करोगे। मुझे भी वो गाना पसंद है, आपको भी वो गाना पसंद है, या एक जैसी अगर हमारे अंदर क्या रिस्पेक्ट होगी किसी के लिए, तो हम कनेक्ट होंगे। तो ये क्या होता है कि भाई नेशनलिज्म जब यूरोप में आया तो कई सारे सॉन्ग्स के जरिए, ठीक है, लोगों ने भाई देश प्रेम के गाने गाने शुरू किए। आज भी अगर नेशनल एंथम बजेगा तो भाई मुझे बहुत ज्यादा, मतलब एकदम से मेरे अंदर क्या है, रिस्पेक्ट की फीलिंग आ जाएगी। या इंडियंस की साथ कुछ भी, भले ही मैं कितना भी लड़ूं भिड़ूं मतलब किसी भी इंसान से, लेकिन अगर वो इंडियन है और बाहर उसके साथ गलत होगा तो मेरे दिल में उसके लिए क्या होगी, भावना होगी। कि भाई सिंबल, अगर मैं यहाँ नेशनल फ्लैग को देखूंगी तो नेशनल फ्लैग को देखकर मेरे अंदर एक रिस्पेक्ट का भाव आएगा। तो ये सब क्या है, ये सब के जरिए यूरोप में सबसे पहले नेशनलिज्म आया और वही सब चीजों को हमने यहाँ पर बनाया। तो अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया भी क्या है, बहुत सारे ब्रिटेन ने तो सबको ही अपनी कॉलोनी बना के रखा हुआ था। अगर अपन ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, कई सारी कॉलोनी, साउथ
कि आपकी साउथ एशिया की कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज, बहुत कंट्री थी, तो यहाँ इंडिया भी उनमें से एक कंट्री है जो किसकी कॉलोनी है, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है। तो यहाँ पे लोगों के अंदर नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म का मतलब है एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज का आना, और इससे लोग क्या करेंगे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट यहाँ पर करना शुरू कर देंगे। मतलब कि लोग बाग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलोनी रूल के खिलाफ यहाँ आंदोलन करना शुरू करेंगे। तो इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आंदोलन करना शुरू किया। सब इकट्ठा आए और सब ने ये कॉलोनियल रूल के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन किया। और इसमें कांग्रेस महात्मा गांधी के अंदर, तो ये भाई अगर आपका ये मूवमेंट होना है तो इस मूवमेंट के लिए कोई लीडर तो होगा ना, तो वो लीडर कौन है, एम के गांधी। और इन्होंने भाई एक ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, तो भाई इनके अंडर कौन काम करता है, कांग्रेस। कांग्रेस के साथ मिलकर मूवमेंट किए, किसके लिए, नेशनलिज्म, देश प्रेम के लिए। किसके खिलाफ, यहाँ ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये मूवमेंट क्या होते हैं, ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट यहाँ पे शुरू किए गए। और महात्मा गांधी ने यहाँ पर अपने देश के लिए क्या किया, कई सारे मूवमेंट किए, चाहे आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर लो, ठीक है, यहाँ पे आप क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करो, कितने सारे सत्याग्रह हैं, कितनी सारी चीजें यहाँ पर की गई, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। सो अगर अपन इसको समझे तो व्हाट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना का आना, जिससे लोगों ने जो करंट कॉलोनी बना के रखा है ब्रिटिशर्स ने, उनके खिलाफ क्या किया भाई, लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया। लीडर कौन था भाई उस आंदोलन का, तो लीडर थे महात्मा गांधी, और साथ में कौन आया, कांग्रेस, ठीक है, यहाँ पे शुरू किया। अब अपन बात करते हैं, इसी की बात यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं चर्चा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ अगर अपन बात करें तो कैसे गांधी जी ने यहाँ मूवमेंट किए, क्या दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ा, और कैसे, तो कब से नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आई, कब से लोगों को ये लगा कि यार बहुत उनके साथ गलत हो रहा है, और उनके देश में, मतलब उनके साथ तो हो ही रहा है, लेकिन उनके देश में भी भाई उनके देश को लूटा जा रहा है। भाई ये कब था, कब नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गई, तो अगर अपन बात करें तो 1919, ये यहाँ पर 19 वो ईयर है जब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्या था भाई, नेशनलिज्म का सेंटीमेंट ग्रो होना शुरू हुआ। क्यों भाई, तो इसके पीछे कई सारे कॉजेज हैं, रीजन है, क्या है भाई, कई सारे इसके पीछे कॉजेज हैं कि क्यों भाई 1919 ही, क्यों ऐसा क्यों हुआ 1919 में। तो भाई अगर हम बात करें तो इससे पहले 1919 क्या टाइम है भाई, 1919 की अगर हम बात करें तो 1914 से 1918 तक भाई क्या हुआ था, सो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कौन लड़ रहा था, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटेन था। तो भाई ब्रिटेन को तो सब चीजों की जरूरत है, ब्रिटेन को फोर्स की जरूरत है, ठीक है। तो ब्रिटेन किससे काम करवाएगा कि भाई मेरे अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं मैं तो सबको वॉर पे ले जाऊंगी, मेरे खिलाफ अगर लड़ाई होगी तो वो सब भी लड़ेंगे। तो इंडियंस कौन है भाई, इंडियन गुलाम है, इंडियन कॉलोनी है, तो इंडियंस को लड़वाओ भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो तो रही थी ब्रिटेन की, भाई ब्रिटेन यहाँ लड़ रहा था, लेकिन ब्रिटेन ने इंडियंस को पीस दिया, और इतना पीस दिया कि भाई हमें ये चीज रियलाइज हुई कि यार अब हमें अपनी कंट्री को आजाद कराना है, किसी के अंदर हम नहीं रहेंगे। तो बेसिकली यही है कि आप किसी के घर में रहने के लिए गए, आपके रिश्तेदार थे, पर उनके रिश्तेदारों ने आपसे इतना काम करा लिया, इतना काम करा लिया, दूसरे रिश्तेदार के घर में शादी है, काम आपसे करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई, आपको पूरी तरीके से रिश्तेदारों ने पीस दिया। अब आप उस घर में रहना पसंद नहीं करोगे, या फिर आप अपने घर की यहाँ डिमांड करोगे। तो सेम 1919 से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की यहाँ पे क्या आई, फीलिंग आई। क्यों, what were the causes? So first of all, the war created a economic and political situation. It led to huge increase in defense expenditure. What was the reason? पहला reason था defense एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है, डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या है, तो बेसिकली लड़ाई में अगर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रही है बेटा, तो उसमें लड़ने के लिए जो ब्रिटिश हैं, जो ब्रिटेन के लोग हैं, उनको क्या चाहिए, ईस्ट की बात करें तो यहाँ ब्रिटिशर्स को चाहिए आपका
वेपन्स, हथियार, और हथियार के लिए भाई डिफेंस मतलब कि मिलिट्री चाहिए, तो भाई खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि हथियार खरीदने पड़ेंगे यहाँ पे। अब खर्चे कैसे बढ़ाओगे, तो इंडिया से ही काटो, इंडिया को काटो, ठीक है, इंडिया को बर्बाद करो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई ब्रिटिशर्स को यहाँ पे डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने थे, तो बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, और इस पैसे को यहाँ पे लेने के लिए भाई इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने यहाँ टैक्स, इनकम टैक्स बढ़ा दिया, इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कस्टम ड्यूटीज, जितने भी टैक्सेस, जितने भी ड्यूटीज ये लेते थे, इन्होंने कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया, और इन्होंने एक नए तरीके का टैक्स, मतलब इनकम टैक्स इससे पहले ये लेते नहीं थे, पर अब इन्होंने इनकम टैक्स लेना शुरू कर दिया। लो भाई हमारे ऊपर बर्डन, मतलब कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारा तो कोई काम ही नहीं है, हमारा क्या काम इस चीज में, भाई वॉर में हम तो लड़ नहीं रहे, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, तब भी हम पे टैक्स बढ़े हुए हैं, हम पे टैक्स बढ़ेंगे, भाई हम तो वैसे भी नहीं कमा पा रहे और अब नहीं, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर एक बड़ा यहाँ पे है। तो अगर अपन बात करें थ्रू आउट द वॉर ईयर, प्राइस इंक्रीज बिटवीन 1913 से 18 तक, तो भाई अगर 14 से भी वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उससे पहले 13 से प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई। अब टैक्स बढ़ा दिया, हर चीज पे अगर टैक्स बढ़ेगा तो भाई अगर देखो कोई चीज कहीं और, जैसे राजस्थान में कोई चीज प्रोड्यूस हुई है, अब वो अगर आपके यहाँ पे आ रही है, टैक्स अगर बीच में वहां पे लग जाएगा, तो 50 रुपए की चीज आपको 100 रुपए में मिलेगी क्योंकि टैक्स लग गया उस पर। तो पूरे साल जितने भी 13 से लेकर 18 तक प्राइजेस जो है वो घंघोर इंक्रीज थी, तो लोगों की यहाँ हार्डशिप बढ़ गई। भाई लोगों को दिक्कत क्या आई इससे, लोगों को दिक्कत आई कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे ऊपर, हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा कि हमारी तो यहाँ हार्डशिप्स बढ़ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ भैया प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हमारी काफी हार्डशिप यहाँ पे बढ़ गई, एंड विलेजेस वर कॉल्ड। और सेकंड भाई डिफेंस में सिर्फ कस्टम ड्यूटीज नहीं लगाई, सिर्फ इनकम टैक्स नहीं लगाए, पर साथ साथ में विलेजर्स को उठा लिया, विलेजर्स को यहाँ क्या बना दिया, यहाँ सोल्जर बना दिया बेटा। तो ब्रिटिश मतलब विलेजर क्या जाने, भाई उनको सिर्फ खेती आती है, अब उनको क्या पता कि ये क्या है, तो यहाँ विलेजर्स को उठा लिया गया और उनको क्या बना दिया गया, उनको भैया यहाँ पे सोल्जर बना दिया गया। और इसकी वजह से जब विलेजर्स को यहाँ सोल्जर बना दिया, कोई सप्लाई बढ़ानी थी, तो यहाँ ये फोर्स रिक्रूटमेंट, ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को जॉब देना, फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब उन्हें फोर्सफुली यहाँ पर रिक्रूट कर लिया गया। तो ये बड़ा ही दिक्कत है। अब इसको अलग अलग पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है, कि क्या भाई नेशनलिज्म के क्या कारण, रीजन क्या, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, इनकम टैक्स बढ़ा दिया, और विलेजर्स को यहाँ सोल्जर बना दिया, जिसको क्या किया, फोर्स रिक्रूटमेंट, कि भाई यहाँ पर फोर्स रिक्रूटमेंट की गई, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब ये तो बड़ी समस्या। तो पहली समस्या क्या आ गई, तो अगर अपन पहली समस्या की बात करें तो वो आया कि भाई यहाँ पर डिफेंस, डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब टैक्सेस और फोर्स रिक्रूटमेंट। फिर इसमें अगर अपन बात करें तो सोने पे सुहागा, दिक्कत यहाँ पर भी हो गई। भाई सोने पे सुहागा क्या दिक्कत हो गई, तो दिक्कत हो गई कि भैया 1918 से 19 और 2021 के दौरान क्रॉप फेल हो गई, इंडिया के कई पार्ट में यहाँ क्रॉप फेलियर आ गया, और क्रॉप फेलियर की वजह से मतलब फसल नहीं हो सकता है, मानसून अच्छा नहीं हुआ, हो सकता है भैया क्रॉप ही नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है, तो क्रॉप फेलियर हो गया। अब ये क्रॉप फेलियर से किसान के पास तो है ही नहीं, शॉर्टेज हो गई फूड की, अब ये फूड की अगर शॉर्टेज होगी और इसी के साथ इन्फ्लुएंजा आ गया, तो देखो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाए, फिर क्या हुआ, यहाँ क्रॉप फेल हो गई, क्रॉप फेल के अलावा क्या हुआ, इसके बाद भैया यहाँ फेमाइन आ गया, ये लो भैया और ज्यादा, और इन्फ्लुएंजा भी आ गया, इन्फ्लुएंजा भी आ गया। आप बताओ क्या कर लोगे आप, इन्फ्लुएंजा भी आ गया। और 1921 में जब सेंसस हुए ना, सेंसस क्या होते हैं बेटा, सेंसस का यहाँ मतलब है आपका जनगणना, तो जब 1921 में जनगणना हुई, एक सर्वे हुआ, एक सेंसस हुआ, तब यहाँ पे पता चला कि भाई यहाँ पे फेमाइन और एपिडेमिक की वजह से 12 से 13 मिलियन लोगों की क्या चली गई है भैया, यहाँ पर जान चली गई है, विच इज वेरी बिग नंबर, 12 से 13 मिलियन लोग। तो यहाँ पर
मोगो के साथ में कौन सा ईयर भाई, 1913 से ही ले लो तुम तो 1913 से 1919 का समय लोगों के लिए बहुत बेकार था, क्योंकि इस समय टैक्स भी बढ़े, हर चीज की प्राइस बढ़ी हुई है, ऊपर से फेमाइन आ गया है, ऊपर से यहाँ पर क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा आ चुका है, बीमारी फैल गई है, 12 से 13 मिलियन लोग यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ मर चुके हैं, और ब्रिटिशर्स लगे हुए हैं कि भाई आप तो विलेजेस को क्या है लेके चलो, इनको क्या करवाएंगे, इनको भैया भर्ती करेंगे। अब इन सब चीजों में पीपल होप दैट हार्डशिप वुड एंड। अब लोगों को तब भी लगा कि भाई कोई बात नहीं, ब्रिटिशर्स वॉर में बिजी हैं, अभी ब्रिटिश सरकार है तो ये लोग वॉर में बिजी हैं यार, जब लड़ाई खत्म हो जाएगी ना तो ये लोग हमें बिल्कुल मतलब ये हम पे ध्यान देंगे, अभी हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई है। लेकिन लोगों को तब भी एक होप था कि लड़ाई खत्म होने के बाद तो फिर भी यहाँ पर क्या है, सब सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ लड़ाई खत्म होने के बाद भी कुछ सही नहीं हुआ, 18 निकल गया, 19 आ गया, कुछ सही नहीं हुआ। तब यहाँ पे लोगों में गुस्सा भड़का, तब यहाँ पर भड़का गुस्सा कि अब तो नहीं हो पाएगा। तब यहाँ लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई और लोगों ने यहाँ पर रिवॉल्ट करना शुरू किया कि अब तो भैया यहाँ रिवॉल्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सत्याग्रह की शुरुआत होती है। और फिर क्या होता है इसी समय, क्योंकि 1913 से 1915 का समय है, और इसी बीच में क्या थे, 1915 भी इसी बीच में आता है, और 1915 में जो गांधी जी थे वो इंडिया वापस लौट कर आए थे। गांधी जी कहाँ रहते थे, गांधी जी अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस कर रहे थे साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर थे, लेकिन वहां से वो 1915 में इंडिया वापस आए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी ने देख लिया था कि यार यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, मतलब मेरे देश में भी कर रहे हैं, तो वहां सत्याग्रह किए, फिर यहाँ वापस आ गए। तो यहाँ पर सत्याग्रह किए या ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ गांधी जी ने, तो भाई क्योंकि दिक्कतें बहुत बढ़ गई थी, तो यहाँ गांधी जी इंडिया आए जनवरी 1950 में, और गांधी जी यहाँ पर कहाँ से वापस आए थे, तो यहाँ गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। किधर से भाई, साउथ अफ्रीका से यहाँ पर वापस आए थे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया था, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने किसके खिलाफ, देखो हमारे यहाँ तो हमने ब्रिटिशर्स को हटाया, वहां क्यों, क्योंकि वहां जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, वहां ब्रिटिशर्स रेसिज्म कर रहे थे। तो रेसिस्ट रिजीम, रिजीम मतलब जो रेसिस्ट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ, रेसिस्ट मतलब रंग भेद जो कर रहा है, नस्ल भेद जो कर रहा है, भाई तुम यहाँ पे व्हाइट पीपल हो और भाई वो तुम ब्लैक पीपल हो, तो ब्लैक पीपल को कुछ नहीं मिलेगा भाई, उनके लिए ट्रेन अलग है, वो साथ में जैसे अपने यहाँ जो कास्ट सिस्टम होता है वैसे ही वहां साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स करते थे, भाई ब्लैक्स के लिए क्या है भाई अलग से होगा कंपार्टमेंट, उनको बिल्कुल नीचे रखा जाएगा। तो गांधी जी को जब साउथ अफ्रीका थे तब उनको ये रियलाइज हुआ 1915 से पहले क्या गलत हो रहा है, तो गांधी जी ने वहां सत्याग्रह किया, और वहां पर उन लोगों को क्या है इन सब चीजों से क्या है आजादी दिलाने की एक तरीके से पहल करी गांधी जी ने। तो गांधी जी ने वहां जो मास एगिएशन, मास एगिएशन मतलब कि सभी लोगों को कलेक्ट करके गवर्नमेंट के खिलाफ आ जाना, आंदोलन करना, उसको क्या नाम दिया, उसको सत्याग्रह किया। तो ये जो सत्याग्रह है ये क्या है, तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया, साउथ अफ्रीका में, और 1915 में वो इंडिया में आए और इंडिया में भी सेम उन्होंने सत्याग्रह किए कि अब इन ब्रिटिशर्स को तो हटाना है। लेकिन ये जो सत्याग्रह है ये गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या है, तो सत्याग्रह एक आइडिया है जो पावर ऑफ ट्रुथ पे काम करता है, ठीक है, और मतलब कि नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह का आइडिया क्या है, तो गांधी जी ने बताया कि सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह है। सत्य का आग्रह मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ पे ट्रुथ के लिए काम करना। अगर आप सच बोलकर सत्य की राह पे चलोगे, सत्य को ही खोजोगे, सर्च करोगे, तो भाई यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप लड़ोगे, देखो गांधी जी का सिंपल सा हिसाब था कि अगर आप यहाँ ब्रिटिशर्स से लड़ोगे तो ब्रिटिशर्स तो है बहुत ज्यादा पावरफुल, गवर्नमेंट उनकी के पास सब कुछ है, तो भाई ब्रिटिशर्स तो यहाँ तुमको क्या कर देंगे तुम्हें, और तुम यहाँ दो चीजें करोगे वो चार चीजें करेंगे, तुम लड़ना शुरू करो वो तुम्हें गोली से उड़ा देंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। तो इसलिए शांति से कहते हैं ना कि भाई अगर कोई बहुत गुस्से में है तुम शांत हो जाओ,
तुम सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, वो और अग्रेशन में आ जाएगा, और चिड़चिड़ी होगी, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, कर क्यों नहीं रहा, तो और ज्यादा, तो वो पैनिक होगा, उसका दिमाग खराब होगा, वो पागल होगा। तो गांधी जी ने यही कहा कि सत्याग्रह हम करेंगे, मतलब कि हम इसमें लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, हम सत्य के हिसाब से यहाँ पर चलेंगे, मतलब कि हम यहाँ इनजस्टिस के खिलाफ तो आएंगे, जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ तो होंगे, लेकिन हम फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर वेंजेंस, वेंजेंस मतलब बदला नहीं लेंगे, हम यहाँ पर रिवेंज, बदला नहीं लेने वाले हैं, हम यहाँ बदला नहीं लेंगे, हम अग्रेसिव नहीं होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मतलब वायलेंस भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपील करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे और हम उनके काम नहीं करेंगे, हम शांति से विद्रोह करेंगे, लड़ाई नहीं। तो इस पे आपका क्वेश्चन आता है और सत्याग्रह पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, व्हाट इज सत्याग्रह, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। तो सत्याग्रह क्या है कि भाई सीकिंग ट्रुथ एंड वर्क फॉर ट्रुथ, जब आप काम करो सत्य के लिए, और ये जब सत्य के लिए काम करोगे तो आप नॉन वायलेंस, मतलब आप वायलेंस नहीं करोगे, इसमें बिलीव करो, ना आप वायलेंस करोगे, ना ऑपरेशन करोगे, ना वेंजेंस, वेंजेंस मतलब ना यहाँ पर आप क्या लोगे, ना यहाँ आप बदला लोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, और आप यहाँ सिर्फ ट्रुथ के थ्रू आओगे, वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो गांधी जी ने धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडिया, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या कहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी ने कहा कि जब आप नॉन वायलेंस के धर्म को अपनाओगे तो वही इंडियंस को एक कर सकता है, लड़ाई झगड़े नहीं, नॉन वायलेंस, ठीक है। तो गांधी जी जब 1915 में भारत वापस आते हैं तो इस समय वो सत्याग्रह करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो 1915 में गांधी जी वापस आए, 1916 में एक साल गांधी जी पूरे इंडिया में घूमते हैं, क्या दिक्कतें हो रही है, क्योंकि अभी तो साउथ अफ्रीका में थे ना, ज्यादा पता नहीं है क्या दिक्कतें हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ घूमते हैं और 1917 से सत्याग्रह शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1917 में सत्याग्रह करते हैं बेटा, और फिर 1918 में। तो सबसे पहला सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया, सत्याग्रह मतलब कि यह मूवमेंट करना है, आंदोलन करना है, लेकिन नॉन वायलेंस के थ्रू, सत्य की राह पर। तो पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया, पहला सत्याग्रह गांधी जी ने 1917 में चंपारण में किया। तो पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ, चंपारण, चंपारण जगह है, कहाँ पर है बेटा, बिहार में। तो बिहार में चंपारण जगह है, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह चंपारण बिहार में किया, बिहार में पीजेंट्स के लिए किया, क्योंकि यहाँ पे जो पीजेंट्स हैं उनसे क्या था, यहाँ प्लांटेशन सिस्टम था। प्लांटेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पे जबरदस्ती ब्रिटिशर्स जो प्लांटर्स थे ना, वो जबरदस्ती पीजेंट से इंडिगो, नील की खेती करवा रहे थे, और उससे उनको बिल्कुल फायदा नहीं था। तो उसके ऑपरेशन के खिलाफ यहाँ पर क्या किया, सत्याग्रह किया। और 1917 में गांधी जी ने एक और, मतलब अगर हम बात करें तो 1917 के बाद आपके बाद 18 में यहाँ पे सत्याग्रह शुरू किया। तो 17 में ही फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर खेड़ा में ऑर्गेनाइज किया, और उसके बाद आपका 18 में यहाँ गांधी जी ने क्या किया, अहमदाबाद में सत्याग्रह यहाँ पे किया, ठीक है। सो यहाँ पर गांधी जी की अगर अपन बात करें, सो गांधी जी ने इनिशियल फेज पर यहाँ पर दो सत्याग्रह किए, पहले 17 में किया चंपारण, ठीक है आपका, और खेड़ा, और उसके बाद अहमदाबाद। तो आपको ये तीन सत्याग्रह यहाँ पे याद रखने हैं, तो ठीक है, कि गांधी जी ने शुरुआत कब से की, 1915 से, कि 15 में गांधी जी कहाँ पे आए, इंडिया वापस आए, और उसके बाद 16 में गांधी जी इंडिया घूमे, और 17 और 18 में गांधी जी ने क्या किए, यहाँ पर सत्याग्रह किए, क्या किए, 17 और 18 में गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह शुरू किए, ठीक है। सो यहाँ पर ये सत्याग्रह की बात। अब इसके बाद जब ये सत्याग्रह कर लिया, मतलब सत्याग्रह क्या है कि बेसिकली गांधी जी उस जगह पे गए और गांधी जी ने लोगों की डिमांड जो है कि भाई जो ब्रिटिशर्स उनको क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स उनको परेशान कर रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। अब ये जब आंदोलन तीन सक्सेसफुल हो गए, एक चंपारण बिहार में, खेड़ा में और अहमदाबाद में, इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, इसके बाद गांधी जी ने एक और सत्याग्रह किया। तो अब वो अपन नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इतना आप पढ़िएगा।